नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं आपके साथ दीपाली। हमारे इस खास शो में होंगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। फ्रांस, कनाडा और जर्मनी की अपनी 9 दिनों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण में बीती रात करीब 12:30 बजे पेरिस पहुंचे। फ्रांस के खेल मंत्री ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। मोदी का फ्रांस दौरा 4 दिन तक चलेगा और इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और रेलवे को लेकर बातचीत होगी। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इन मसलों पर बड़े समझौते हो सकते हैं। शुक्रवार को मोदी का फ्रांस में औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ सीन नदी में नाव पर बैठकर बातचीत करेंगे। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने इसे नाव पर चर्चा नाम दिया है। फ्रांस के बाद मोदी जर्मनी और कनाडा जाएंगे। कनाडा की यात्रा इस मायने में भी खास है क्योंकि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ 42 साल के बाद आ रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सफल दौरे के बाद मोदी के इस दौरे पर भी दुनिया की नजरें टिकी हैं। मोदी अपने इस दौरे में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। यूरोप के इन 3 देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का फोकस मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर रहेगा। फ्रांस के अलावा जर्मनी और कनाडा के भी बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात करके प्रधानमंत्री मोदी भारत में निवेश का न्योता देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वैसे तो पेरिस में हर जगह कई तैयारियां, लेकिन सबसे खास कार्यक्रम होगा वो इस लूव्रे म्यूजियम में होगा। 12वीं सदी में ये लूव्रे पैलेस था, लेकिन उसके बाद 1792 में इसको म्यूजियम की शक्ल दी गई और इसमें नेपोलियन की भी खास मदद रही है इसको आगे बढ़ाने में। म्यूजियम जबरदस्त तरीके से लगभग 60,000 स्क्वायर मीटर के दायरे में बना हुआ है। बिल्कुल इसको पेरिस का दिल कहा जाता है। सेन रिवर के दाएं साइड में यानी दाईं तरफ ये म्यूजियम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पर पहुंचेंगे। लगभग उम्मीद जाहिर की जा रही है 3 से 3,500 भारतीय जिन लोगों ने पहले से ही टिकट लेकर रखे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टिकट लेने की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे लेकिन जिनको मिल नहीं पाया है, वो लोग उस जगह पर मौजूद रहेंगे। जो नजारा आपने अमेरिका में देखा था, जो नजारा आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, शायद उस तरीके का तो देखने को ना मिले, लेकिन अंदर की तरफ खचाखच भरा हॉल होगा और बाहर की तरफ वो लोग होंगे जिनको टिकट मिल नहीं पाया है। तो उम्मीद लोग यही जाहिर कर रहे हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री अंदर जो बोल पाए वो भले ही ना सुन पाए हों, लेकिन यहाँ से जब गुजरे तो एक बार उनको जरूर देख लें, एक बार उनको जरूर हाथ हिलाकर अभिवादन कर लें। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उस वक्त अभी तो आपको यहाँ पर ज्यादातर टूरिस्ट नजर आएंगे, फ्रांस के लोग ज्यादातर नजर आएंगे, लेकिन 11 तारीख को ये जगह सिर्फ और सिर्फ भारतीयों से ही भरी दिखाई देगी। कैमरामैन शंकर मलिक के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, पेरिस। 2012 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साइकिल रैली की शुरुआत नोएडा से की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो नोएडा को वो विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी तक नोएडा नहीं आए हैं। नोएडा इन सरकारों के लिए, चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो या समाजवादी की सरकार रही हो, उनके लिए एक सोने का अंडा देने वाली जगह रही है। जहां से इतना पैसा बटोरा गया है, इतना भ्रष्टाचार वहां से हुआ है, और उसको अशुभ मानना, दूध देने वाली गाय को अशुभ मानना या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को अशुभ मानना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अंधविश्वास है। सरकार तो आती जाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। ना अखिलेश जिसको मानते हैं, जरूरत पड़ेगी वो आएंगे नोएडा। इस बार मौका भी है, हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन होना है, लेकिन ये उद्घाटन नोएडा से नहीं बल्कि 5 कालिदास मार्ग लखनऊ से होगा। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन और प्रमुख सचिव समाज कल्याण के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच चल रही थी और उसमें एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं और उनमें से 11 लाख फर्जी पाए गए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच राज्य सरकार की ओर से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इन 11 लाख लाभार्थियों में से भी जो ठीक पाए जाएंगे, सरकार उन्हें वर्तमान वित्त वर्ष में समायोजित करेगी। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस गड़बड़झाले में जुड़े हुए जिन तमाम अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उन पर भी सरकार शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई करेगी। जांच के बाद जो भी नतीजा आएगा उसमें तमाम सारे जो अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। वो विद्यालय जो फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति लेते थे उन पर कार्रवाई होगी और तमाम उन लोगों से रिकवरी भी की जाएगी पैसे की जो फर्जी तरीके से इसमें पेमेंट लिया है। मुरादाबाद में भूमाफियाओं और कलेक्ट्रेट की मिलीभगत से करोड़ों की जमीन का घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने अपने
एसडीएम के साथ मिलकर सीलिंग की जमीन भूमाफिया को बेच डाली। मामला तब सामने आया जब विकास प्राधिकरण ने इस इलाके में अवैध निर्माण की जांच शुरू कर दी। पूरे मामले के खुलासे के बाद विकास प्राधिकरण के डीसी ने घोटाले की पूरी जानकारी कमिश्नर को दे दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस एसडीएम पर सीलिंग की जमीन भूमाफियाओं को बेचने के आरोप लगे हैं, उसी ने कुछ दिन पहले इन्हीं जमीनों को दूसरे भूमाफियाओं से आजाद कराया था। यानी एक भूमाफिया से जमीन को छुड़ाकर दूसरे भूमाफियाओं को दे दी गई। मामला सामने आने के बाद कलेक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। एनजीटी द्वारा दिल्ली और एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल व्हीकलों पर रोक लगाने के बाद नोएडा आरटीओ ऑफिस ने भी कवायद करनी शुरू कर दी है। नोएडा आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों की माने तो नोएडा में अभी तक की काउंटिंग के हिसाब से करीब 4000 ऐसे वाहन हैं जो 10 साल पुराने हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही आदेश मिलेगा वो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू करते हुए जो भी 10 साल पुराने वाहन हैं उनको बंद कर देंगे। छाटना शुरू कर दिया है डाटा की कितनी गाड़ियां टोटल हैं हमारे पास 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी, वो हमने छटनी शुरू कर दी है। जो जिस तरीके के ऑर्डर्स होंगे फिर उस तरीके के एग्जीक्यूशन हम लोग करेंगे। 2 महीने पहले 1 महीने पहले वार्निंग होती तो हम उसकी तैयारी करते। 5 साल की गाड़ी अगर खराब है, प्रदूषण देती, तो उसको आप क्यों नहीं पकड़ते? और 12 साल की गाड़ी 10 साल की गाड़ी अगर बिल्कुल ठीक है तो उसको आप क्यों पकड़ रहे हो? फरवरी में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 15 साल पुराने वाहनों का ग्रीन रजिस्ट्रेशन दोबारा करने के लिए एक शासन आदेश आया था। अब एनजीटी के आदेश के बाद उस शासन आदेश को लेकर किस तरीके से समन्वय बैठेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। नोएडा के डीएनडी फ्लाईवे मामले में नोएडा अथॉरिटी से यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने रिपोर्ट मांगी है। साथ ही डीएनडी से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। आलोक रंजन ने अथॉरिटी के चेयरमैन रमण से बात की और पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी। हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने भी डीएनडी मामले पर हुए एग्रीमेंट को एक तरफा बताया है और उसे जनता के हित में बताया है। अब अगले 15 दिन में नोएडा अथॉरिटी को यूपी के मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस पर कुछ फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि जी मीडिया लगातार डीएनडी मामले पर कंपनी के फर्जीवाड़े का खुलासा कर रहा है और एक बार फिर जी मीडिया की खबर का असर होता दिख रहा है। नोएडा में डीएनडी फ्लाईओवर पर वसूली को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर 14 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। दरअसल डीएनडी टोल कंपनी और नोएडा अथॉरिटी के बीच हुए कनेक्शन समझौते में खामियां पाए जाने पर इस करार को रद्द करने की मांग तेजी से उठने लगी है। इसी मांग को लेकर नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। अयोध्या मसले पर एक बार फिर से सुलह की पहल शुरू हो गई है। फैजाबाद में हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के यहां पक्षकारों की बैठक हुई, जिसमें हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज और बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी समेत 6 पक्षकार शामिल हुए। इस बैठक में महंत ज्ञानदास को सुलह अभियान के लिए अध्यक्ष चुना गया। बैठक के बाद महंत ज्ञानदास ने दावा किया कि इस पहल के बाद सभी पक्षकार सुलह के लिए तैयार हो जाएंगे और तीसरी बैठक में अयोध्या मसले का हल हो जाएगा। वहीं हाशिम अंसारी ने कहा कि इस नई पहल के बाद मसले के हल की उम्मीद जगी है और उम्मीद है कि जल्द ही अमन चैन के साथ ही ये मुद्दा हल हो जाएगा। मेरठ के विक्टोरिया पार्क अग्निकांड की आज 9वीं बरसी है। तंदूर कांड के नाम से याद किया जाने वाला ये दर्दनाक हादसा 10 अप्रैल 2006 को हुआ था। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में लगे कंज्यूमर मेले में लगी आग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस अग्निकांड में 65 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 81 गंभीर रूप से घायल हुए थे और 80 सामान्य रूप से घायल हुए थे। आज इस भीषण त्रासदी की 9वीं बरसी के मौके पर घटना स्थल विक्टोरिया पार्क में ही बने स्मारक पर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। इस दौरान पीड़ितों की आंखें एक बार फिर नम होती नजर आईं। लेकिन इस हादसे को 9 साल गुजरने के बाद भी इस हादसे के जिम्मेदार आयोजक व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, अभी हमने आगे जारी कर रखनी है। अब हम इसकी दूसरी लड़ाई जो इन लोगों को सजा मिलनी है, प्रशासन अधिकारी और आयोजकों को, उसकी लड़ाई लड़नी है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में इस त्रासदी के पीड़ितों को उम्मीद है कि शायद अब उन्हें जल्दी ही इंसाफ मिल सकेगा।
यूपी में फसल बर्बाद से सदमे में आए किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मुरादाबाद में फसल के नुकसान से परेशान एक किसान ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है किसान लंबे समय से खराब मौसम से बर्बाद फसलों को लेकर हुए नुकसान से परेशान था। गुरुवार देर शाम खेत में ही एक पेड़ पर फांसी लगाकर उसने अपनी जान ले ली। पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद प्रशासन ने किसान प्रमोद के परिजनों को 1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। परिजनों का कहना है कि किसान को सरकार से नुकसान की भरपाई की कोई उम्मीद नहीं थी, लिहाजा उसने दम तोड़ना ही बेहतर समझा। उत्तराखंड पुलिस ने आज दिल्ली में रहने वाले पूर्व विधायक रामवीर शौकीन के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस से लूटे गए असलहे बरामद कर लिए गए। ये हथियार उस वक्त लूटे थे इन बदमाशों ने जब अमित भूरा को पुलिस कस्टडी से छुड़ाया गया था। आपको याद होगा कि पटियाला से पंजाब पुलिस ने अमित भूरा को गिरफ्तार किया था। भूरा नई तकनीक का इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से वो कई महीनों तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया। जब अमित भूरा से पुलिस ने पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान भूरा टूट गया और साफ तौर पर उसने ये बात बताई कि दिल्ली में रहने वाले पूर्व विधायक के घर पर पुलिस के लूटे गए असले रखे हुए हैं। और जब पुलिस ने आज वहां छापेमारी की तो पुलिस के लूटे गए दोनों असलहे बरामद हो गए। इस बरामदगी के बाद उत्तराखंड पुलिस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पुलिस के लूटे गए थे और उस असलों का ना मिलना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था। उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की चर्चाओं में शुमार हो चुके एलबीएस एकेडमी के फर्जी आईएएस ट्रेनिंग मामले में आज आरोपी रूबी चौधरी की 4 दिनों की पुलिस रिमांड पूरी हो गई है। पुलिस रिमांड के आखिरी दिन आज एसआईटी रूबी चौधरी को लेकर देहरादून से मसूरी के एलबीएस एकेडमी पहुंची, जहां इस फर्जीवाड़े के प्रकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को एसआईटी की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि मेरठ और नैनीताल से एसआईटी की टीम को पहले ही इस मामले से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज मिल चुके हैं, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने अपनी जांच का रुख एलबीएस एकेडमी की तरफ मोड़ा है। रूबी चौधरी बार बार एक ही शख्स का नाम ले रही है, उस शख्स से कोई पूछताछ नहीं हो रही है। जहाँ से इसको टैक्सी प्रोवाइड कराई गई थी उससे इंक्वायरी नहीं हो रही है। ये फालतू की बिना मतलब की जांच हो रही है अनावश्यक रूप से। अब देखना होगा कि इन तमाम सबूतों को जब जांच टीम कोर्ट के सामने पेश करेगी तो कोर्ट का फैसला क्या होगा, इस पर ही सबकी निगाहें टिकी है। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी रहे बीजेपी विधायक संगीत सोम एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार ठेकेदार ने संगीत सोम के पिता पर बेरहमी से मारपीट कर आरोप लगाया है। पीड़ित ठेकेदार के मुताबिक उसे बेरहमी से पीटा गया था। दरअसल ठेकेदार ने अपने मजदूरों को संगीत सोम के पिता ओमवीर सोम के भट्टे पर भेजा था। ठेकेदार के मुताबिक किसी वजह से मजदूर वहां से भाग निकले, जिसके बाद ओमवीर सोम ने ठेकेदार से 4 लाख रुपए की मांग की, जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। इस पूरे मामले पर मेरठ पुलिस ने मामला दर्ज कर एक मुनीम को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में मुनीम भी शामिल था। जाहिर है कि केस संगीत सोम से जुड़ा है, ऐसे में मामले पर राजनीति भर शुरू होनी जायज है। पीड़ित ठेकेदार के साथ कुछ एसपी नेता और कार्यकर्ताओं ने पुलिस के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है, लेकिन ओमवीर सोम पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हरिद्वार पुलिस ने पतंजलि फूड पार्क के मैनेजर के हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक अनिल यादव का पतंजलि में ही ड्यूटी को लेकर साथी कर्मचारियों के साथ मनमुटाव चल रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ की तो कुलवंत और डीपी सिंह फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कुलवंत ने ही डीपी सिंह और अपने भाई और उसके साथी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और हत्या कर डाली। कुलवंत के मुताबिक अनिल उससे ड्यूटी में भेदभाव करता था। आपको बता दें कि अनिल यादव की 30 मार्च को ड्यूटी से लौटते वक्त हत्या कर दी गई थी। आपने भाड़े पर मजदूरी की बात तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने सुना है कि भाड़े पर कोई व्यक्ति किसी की जगह पर जेल चला जाए? ताजा मामला उत्तर प्रदेश के एटा का है, जहां पर एक गौ तस्कर ने अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को 300 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर जेल भेज दिया। एटा की राजा का रामपुर थाने इलाके में
पुलिस ने पिछले साल 27 नवंबर को करीब 9 ट्रक पकड़े थे। इन ट्रकों से 300 गौवंश भरे हुए थे, लिहाजा पुलिस ने 6 आरोपियों को धर दबोचा था। इनमें से एक आरोपी की पहचान एहसान खां के रूप में हुई। उसके बाद एहसान खां फरार चल रहा था। 29 नवंबर को एहसान एटा की कोर्ट में हाजिर हो गया। जब एहसान की जमानत का वक्त आया तो मामला बेहद चौंकाने वाला सामने आया। दरअसल जो शख्स एहसान बनकर कोर्ट में हाजिर हुआ और जेल चला गया, वो शख्स असल में एहसान था ही नहीं। इस पूरे नाटक को रचने वाले के पीछे 2 नाम सामने आए हैं, जिसमें एक नाम संजय और दूसरा नाम नवाब बताए गए हैं। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर इन लोगों को भी जेल भेज दिया है। हमीरपुर जनपद के रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक गार्ड ने 2 युवकों को गोली मार दी, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। इस मामले में फैक्ट्री प्रबंधन ने अपनी सफाई में कहा है कि दोनों युवक फैक्ट्री में चोरी का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद गार्ड ने उन्हें गोली मार दी। वहीं मृतक के परिजनों ने दोनों युवकों को फैक्ट्री का वर्कर बताते हुए दोनों की हत्या का आरोप फैक्ट्री मालिकों पर लगाया है। फिलहाल पुलिस ने चोरी का माल बरामद दिखाते हुए गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है और फैक्ट्री मालिक और प्रबंधक सहित 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं प्रबंधन ने भी मृतक सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन घटना के बाद प्रबंधन और पुलिस के अलग अलग बयानों ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। मसलन फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि दोनों युवक चोरी का प्रयास कर रहे थे, वहीं पुलिस ने माल बरामद दिखाया है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर चोरी का प्रयास किया जा रहा था, तब भला चोरी का माल कैसे आ गया? और अगर वाकई में दोनों युवक चोरी की नीयत से आए थे, तब भला दोनों की लाशें फैक्ट्री के बाहर कैसे मिली? लखनऊ में कक्षा 9 के छात्र ने की आत्महत्या। राजधानी के एक नामी स्कूल की 3री मंजिल से आज 9वीं के एक छात्र ने कूदकर अपनी जान दे दी। नया सेशन शुरू होने के पहले ही दिन आज छात्र स्कूल पहुंचा था और असेंबली में शामिल न होकर स्कूल की दूसरी बिल्डिंग से ही छलांग लगा दी। बिना किसी को बताए हुए ऊपर वाले कमरे में चले गए। वहां उन्होंने कुछ कागज जलाई और उसके बाद कुर्सी खींचकर दीवार पे चढ़ के वहां से कूदे। काफी कोशिश की उनको रिवाइव करने के लिए, लेकिन करीब 11:30 पौने 12 के बीच में डॉक्टर्स ने उनको डिक्लेयर डेड किया। अब पुलिस, स्कूल प्रशासन और घर वालों से बातचीत के आधार पर घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। प्रदूषण फैलाने के मामले में एनजीटी ने नोएडा एक्सटेंशन के करीब 1 दर्जन बिल्डरों का काम रोकने का आदेश दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इन सभी बिल्डरों को नोटिस भेजकर तत्काल काम बंद करने का आदेश दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस नोटिस में कहा है कि अगर इस आदेश के बाद कोई भी बिल्डर काम करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बिल्डरों का आवंटन भी नष्ट कर दिया जाएगा। बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में एनजीटी कोर्ट का आदेश आया और उस आदेश आने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सभी बिल्डरों को निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जो निवेशक हैं उनकी मुश्किलें भी साफ तौर पर बढ़ती नजर आ रही हैं। हजारों ऐसे फ्लैट हैं जो या तो बनकर तैयार हो चुके हैं या बनकर तैयार होने वाले हैं और काफी जोरों पर यहाँ पिछले काफी दिनों से काम चल रहा था। बिल्डर प्रदूषण लगातार फैला रहे थे और नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके चलते अब इस काम को रोक दिया गया है। पश्चिम यूपी में दूध के कारोबार को लेकर दूध ठेकेदारों और दूध कंपनियों के बीच जंग एक बार फिर तेज हो गई है। दूध ठेकेदारों की हड़ताल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद समेत कई शहरों में हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। दूध ठेकेदारों ने दूध कंपनियों को किसानों से सीधे दूध नहीं खरीदने देने का ऐलान करते हुए कंपनियों की गाड़ियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। दरअसल कंपनियां ठेकेदारों के जरिए किसानों से दूध खरीदती थी, लेकिन अब कंपनियां सीधे किसानों से दूध खरीद रही हैं, जिससे किसान और कंपनी को फायदा हो रहा है। लेकिन अपना धंधा चौपट होते देख अब ठेकेदार मारपीट और लूटपाट पर उतर आए हैं। लिहाजा दूध कंपनियां पुलिस से मदद की गुहार लगा रही हैं। इन लोगों का कहना था कि हमारी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, दूध को बिखेर रहे हैं। मैंने सभी अफसरों को निर्देशित किया है कि ऐसा ना होने पाए। इनका अपना कुछ उनका अंदर का मसला है। मैंने कहा आप लोग बैठ के समझ लीजिए अपना क्या प्रॉब्लम है। आम जनता से जुड़े इस मसले को अगर जल्द नहीं सुलझाया गया
तो इसका असर दिल्ली समेत कई राज्यों की दूध सप्लाई पर भी पड़ सकता है। आगरा में नाले का निर्माण कार्य करते समय एक दीवार गिरने से करीब आधा दर्जन मजदूर दब गए। इसमें 4 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आगरा के थाना इत्मौदला के पीलाखान इलाके में नाले का निर्माण चल रहा था, जहां करीब 1 दर्जन मजदूर काम कर रहे थे। पास ही एक निजी फैक्ट्री की दीवार मौके पर गिर जाने से करीब आधा दर्जन मजदूर मलबे में दब गए, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घंटों चले बचाव कार्य में 4 मजदूर मृत, जबकि एक गंभीर अवस्था में बाहर निकाला गया। मौके पर सभी आलाधिकारी पहुंच गए, जहां उन्होंने घटना की जांच के बाद दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही। गौर करने की बात यह है कि जिस जगह आज ये हादसा सामने आया है, ठीक 15 दिन पहले भी इसी जगह एक और दीवार गिरी थी, लेकिन उस वक्त आला अधिकारियों ने इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई थी, जिसके चलते आज ये हादसा दोबारा एक बार सामने आया है।